आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं सफदरजंग अस्पताल में यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर अनूप कुमार। नमस्कार श्रोताओं, हमारे देश में इस समय विश्व का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है और अब तक देश में 1.5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसमें वरिष्ठ नागरिकों और 45 साल से अधिक उम्र के गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों में टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है। लोगों में इस टीकाकरण को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि कोरोना से बचाव में इस वैक्सीनेशन की बहुत अहम भूमिका है। इसलिए कोरोना और उसकी वैक्सीन को लेकर आपको जागरूक करने और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आकाशवाणी पर हम आपके लिए लेकर आते हैं कोरोना जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम। और आज के इस अंक के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल के यूरोलॉजी, रोबोटिक्स और रीनल ट्रांसप्लांट विभाग के प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर अनूप कुमार। डॉक्टर अनूप ने रोबोटिक्स में क्लिनिकल फेलोशिप हासिल किया है। साथ ही उनके 120 से ज्यादा पब्लिकेशंस जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं और 10 से ज्यादा चैप्टर्स मेडिकल बुक्स में पब्लिश हो चुके हैं। डॉक्टर अनूप, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत नमस्कार और सभी आकाशवाणी के श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आप कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर अनूप से हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 0112331444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। डॉक्टर अनूप, अब बुजुर्गों और 45 वर्ष से अधिक उम्र के कोमॉर्बिड लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। किस तरह का रिस्पांस आप लोगों में देख रहे हैं? देखिए, जब से हमने 1 मार्च से ये ड्राइव स्टार्ट किया है सेकंड फेज, और इसमें हमने हाई रिस्क कैटेगरीज को रखा है जो 60 इयर्स के ऊपर हैं या 45 to 60 के बीच में है या हाई रिस्क उनके डिजीज है। लोगों में काफी उत्साह दिख रहा है और स्पेशली जब से प्रधानमंत्री जी ने स्वयं वैक्सीन लगवाई है तब से तो लोगों के अंदर जितने भी शंकाएं थी वो खत्म हो चुकी हैं और अब लोगों में उत्साह दिख रहा है। बहुत सारे सेंटर्स में हम देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और लोग आगे बढ़कर वैक्सीन लगवा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक हमारा कोरोना के विरुद्ध जो एक युद्ध चल रहा था उसमें एक नई गति मिल गई है और जिससे हम लड़ाई में जीत पाएंगे। और डॉक्टर अनूप, आपने भी वैक्सीन लगाई है। आपका वैक्सीन लगवाने का अनुभव कैसा रहा है? क्या आपको दोनों डोजेस लग चुकी हैं? बिल्कुल, मैंने दोनों डोज को वैक्सीन की लगवाई है सफदरजंग अस्पताल में। और जिस दिन मैंने फर्स्ट डोज लगवाई थी उस दिन भी मैंने पूरे दिन काम किया अस्पताल में, मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं था। और जब मैंने सेकंड डोज लगवाई उस दिन भी मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। तो दोनों डोज मैं लगवा चुका हूँ और मुझे कोई किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं था और मैं नॉर्मल अपना काम करता रहा हूँ। यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि जो वैक्सीन लगने से जो माइल्ड साइड इफेक्ट जो हो सकते हैं वो किसी भी इंजेक्शन से हो सकते हैं, चाहे आप टेटनस लगवाएं, चाहे आप डीपीटी का टीका लगवाएं। उसमें थोड़ा सा पेन हो सकता है इंजेक्शन साइट पर, थोड़ा फीवर आ सकता है, थोड़ा सा हेडेक हो सकता है। ये सब बहुत माइल्ड से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं कुछ पेशेंट्स में, बट अदरवाइज ये बहुत ही सेफ वैक्सीन है और मेरा खुद का इतना एक्सपीरियंस जब मैंने आपको बताया इसलिए ये बिल्कुल सेफ। बिल्कुल डॉक्टर अनूप, अभी आपने स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन की बात की और ये इस समय काफी चर्चा में भी है। प्रधानमंत्री जी ने भी यही वैक्सीन लगवाई है और आज भारत बायोटेक ने कहा है कि फेज 3 ट्रायल में इंटरिम क्लिनिकल इफिकेसी के बाद कोवैक्सीन का जो वैक्सीन है ये 81% कारगर साबित हुई है। आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने भी कहा है कि स्वदेशी वैक्सीन 8 महीने से कम समय में इसका जो हम ये देखें तो इसे देश में बनाया गया है, जो कि आत्मनिर्भर भारत की उभरती ताकत का संकेत है। आप क्या कहना चाहेंगे स्वदेशी वैक्सीन के बारे में? बिल्कुल, जब ये कोवैक्सीन को लॉन्च किया गया था, उसको इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया था, तो लोगों में बड़ी तरह की आशंकाएं फैली कि इसका फेज 3 ट्रायल नहीं आया है और ये एफिकेसी होगी कि नहीं। लोगों में बहुत शंकाएं थी, लेकिन फेज 1 एंड फेज 2 ट्रायल में जो पहले हो चुके थे उसमें देखा गया कि ये सेफ भी है और इम्यूनोजेनिसिटी भी दिखाई गई। लेकिन क्योंकि फेज 3 ट्रायल एक इम्पोर्टेंट ट्रायल होता है इसलिए ये स्पष्ट बताया गया था मिनिस्ट्री के द्वारा, जिसे इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया है
और ये देखते हुए कि कोविड जो पैंडेमिक भारत में चल रहा है उसमें हमें इसकी जरूरत है, इसलिए इसको इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया था। अब जब ये तीसरा फेज का ट्रायल आ चुका है और जिसमें अराउंड 27,000 टोटल जो है पार्टिसिपेंट्स थे 18 ईयर्स अबव, और उसमें देखा गया कि 80% से ज्यादा एफिकेसी देखी गई और सेफ्टी भी देखी गई। तो अब ये बिल्कुल जो है प्रमाणित हो जाता है कि ये वैक्सीन जो है बहुत सेफ है और इसकी एफिकेसी जो बाहर की वैक्सीन हैं, जैसे फाइजर है, मॉडर्ना है, उन वैक्सीन के बिल्कुल कंपेरेबल है। और प्लस हम जानते हैं कॉस्ट तो इसकी बहुत ही कम है, प्लस इसको जो हम स्टोरेज कंडीशंस हैं वो बहुत ही फेवरेबल है इंडिया के हिसाब से। तो सबसे बिल्कुल आप सही आपने कहा कि आत्मनिर्भर इंडिया है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए, क्योंकि पूरा विश्व अब भारत की तरफ इस वैक्सीन के लिए देख रहा है। और डॉक्टर अनूप, रोबोटिक्स, यूरोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट के क्षेत्र में आपका विशेष अनुभव रहा है। आपसे जानना चाहेंगे कि वो लोग जिनका ट्रांसप्लांट हुआ है या जो लोग डायलिसिस पे हैं, उनके लिए वैक्सीनेशन को लेकर किस तरह की सावधानी रखनी होगी और उनके लिए वैक्सीनेशन कितना सेफ होगा? बिल्कुल, जो पेशेंट्स किडनी फेलियर के हैं और या तो डायलिसिस पर हैं या वो किडनी ट्रांसप्लांट का वेट कर रहे हैं, उन पेशेंट्स के लिए ये वैक्सीन बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी ऑलरेडी इम्यूनिटी इसमें डाउन है। और जैसा हम जानते हैं जिनको क्रॉनिक किडनी डिजीज होता है, इनकी इम्यूनिटी नॉर्मल पेशेंट से कम होती है, तो इनको तो डेफिनेटली जो है आगे बढ़कर ये वैक्सीन लगवानी चाहिए। जो पेशेंट किडनी ट्रांसप्लांट करा चुके हैं उसके कहा जाता है कि इमीडिएटली विद इन ट्रांसप्लांट के 1 महीने तक हम वैक्सीन लगाने से थोड़ा सा प्रिकॉशन लेते हैं, क्योंकि उस समय हाई डोज इम्यूनोसप्रेशन हम चलाते हैं ड्रग। लेकिन 1 महीने के बाद जब पेशेंट स्टेबल हो जाता है तब आराम से वो जाकर वैक्सीन लगवा सकता है। जी, और डॉक्टर अनूप, जैसे आपने इम्यूनोसप्रेसेंट की बात करी, तो जो किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हैं वो रेगुलर इम्यूनोसप्रेसेंट लेते हैं, तो उनमें वैक्सीन लेना कितना सेफ है? बिल्कुल, जो पेशेंट्स जैसे हमने बताया इनिशियली 1 मंथ का जो टाइम होता है उसमें हम थोड़ा हैवी डोज देते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट्स का, क्योंकि वो टाइम होता है जब हम टाइट्रेट करते हैं डोजेस को कि पेशेंट का किस मिनिमम लेवल पे हम सस्टेन कर सकते हैं। और जैसा आप जानते हैं पूरी उम्र ये इम्यूनोसप्रेशन चलता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद हम डोज को एक मिनिमम लेवल पे ले आते हैं। इसलिए ये अभी रिकमेंडेशन यही है कि एक बार आप महीने के अगर आपका डोज स्टेबल हो गया है और पेशेंट को कोई एक्टिव इन्फेक्शन नहीं है, तो वो जाकर ये वैक्सीन आराम से लगवा सकता है। तो इम्यूनोसप्रेसेंट जो ले रहे हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर वो स्टेबल हैं उस समय और उनका जो इम्यूनोसप्रेसेंट का जो स्टेरॉइड्स अगर वो ले रहे हैं वो एक नॉर्मल रेंज में ले रहे हैं, तो आराम से जाके वैक्सीन लगवा सकते हैं। और डॉक्टर अनूप, हमारे श्रोता ने हमें ईमेल भेजकर जानना चाहा है कि वो यूरोलॉजिकल सर्जरी कराना चाहते हैं, तो क्या सर्जरी के पहले वैक्सीन ले सकते हैं? बिल्कुल, अगर कोई पेशेंट प्री ऑपरेटिव फेज में है और वो सर्जरी कराना चाहते हैं तो कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, वो बिल्कुल जाकर पहले वैक्सीन लगवा लें और उसके बाद जो है वो सर्जरी के लिए जाएं। आजकल वैसे भी उसमें RT-PCR हम कोविड का कराते हैं सब पेशेंट्स का, जिससे कि हम प्रिकॉशंस लेते हैं कि किसी पेशेंट को अगर कोई एसिम्प्टोमेटिक फेज में भी है तो वो एक्सपोजर ना हो बाकी लोगों को, तो वैक्सीन लगवा के वो जाएं, बिल्कुल उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा उनको। जी, और डॉक्टर अनूप, जिन 20 गंभीर बीमारियों के मरीजों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेफरेंस दी गई है या वरीयता दी गई है, उनमें किडनी के कौन से मरीज हैं जो अभी वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं? बिल्कुल, उनमें उन्होंने क्रॉनिक किडनी डिजीज की हम बात कर रहे थे, जिनको किडनी फेलियर है, जिसको हम आम भाषा में किडनी फेलियर बोलते हैं, हमारी भाषा में क्रॉनिक किडनी डिजीज बोलते हैं, या जिनको किडनी की कोई कैंसर हो चुका है या किडनी इन्फेक्शन हो चुका है और उनकी किडनी नॉर्मल से कम काम कर रही है, ये कैटेगरीज उनको रखा गया है जो ये हाई रिस्क में है, जो जिनको कोविड हो सकता है, जो जिनकी इम्यूनिटी डाउन है। तो किडनी के ये पेशेंट्स हो गए जिनको अगर है तो वो अपने डॉक्टर को प्रिस्क्रिप्शन दिखाकर और वैक्सीन जो है लगवा सकते हैं 45 to 60 के बीच में। जी, और डॉक्टर अनूप, आपका रोबोटिक्स के क्षेत्र में बहुत लंबा अनुभव रहा है और विशेष उपलब्धि है आपकी। हमारे बहुत सारे लिसनर्स जो हैं, रोबोटिक्स सर्जरी एक नई चीज़ है लोगों के लिए। आपसे जानना चाहेंगे कि ये सर्जरी में रोबोटिक्स का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है? बिल्कुल, देखिए रोबोटिक्स एक बहुत ही लेटेस्ट पद्धति है और हमने इसकी ट्रेनिंग अमेरिका में ली है क्लिनिकल फेलोशिप करके 2 साल। और इसमें होता क्या है कि हम बहुत छोटे छोटे की होल से रोबोट एक तरह का मास्टर स्लेव सिस्टम होता है, जिसमें एक रोबोट का एक हिस्सा डॉक कर दिया जाता है पेशेंट के अंदर, और जो सर्जन होता है वो पेशेंट से दूर एक कंसोल पे बैठ के
जैसे आपने 3D गेम्स देखा होगा, उसमें लीवर्स को हिलाता है और वो मूवमेंट्स ट्रांसमिट होके जो रोबोट का जो पार्ट बॉडी के ऊपर, पेशेंट की बॉडी के ऊपर डॉक हो चुका है, वो मूवमेंट होता है। तो वो मूवमेंट ट्रांसमिट होते हैं और बहुत ही सुख तरीके से सर्जरी होती है, ब्लड लॉस नहीं होता है। छोटे छोटे मैंने बताया चीरे से हम सर्जरी कर रहे हैं और बहुत ही जैसे लोकली एडवांस कैंसर्स हैं या किडनी ट्रांसप्लांट है, ये सारे और सभी तरह के हम यूरोलॉजी की जो बीमारियां हैं वो रोबोट के थ्रू हम बड़े ही फास्ट तरीके से इसको ऑपरेट कर सकते हैं और पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। और इसमें पेशेंट की जो इम्यूनिटी है वो भी प्रिजर्व रहती है, क्योंकि ब्लड लॉस नहीं होता है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं देना पड़ता है। जी, और इसमें एक्यूरेसी परसेंटेज भी बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि ह्यूमन एरर के चांसेस ही नहीं होंगे इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई ट्रेमर्स नहीं आते हैं, जो सूचरिंग टेक्निक है वो बिल्कुल परफेक्ट बन जाता है और उसमें बिल्कुल भी जो है गलती की गुंजाइश कम हो जाती है। जी, और डॉक्टर अनूप, इस समय हमारे पूरे देश से श्रोता जुड़ रहे हैं इस कार्यक्रम से, अपने सवालों के साथ आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। और सबसे पहले हम रुख करते हैं स्टेट ऑफ कलर्स राजस्थान का, जहां से नवीन कुमार जी अपने प्रश्न के साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। नवीन जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी नवीन जी, को मेरा नमस्कार जी, बताइए डॉक्टर अनूप से आप क्या सवाल करना चाहेंगे? मेरी क्वेरी है कि अभी जो वैक्सीनेशन है तो ये डिफरेंट टाइप क्लाइमेट है, उसकी जो जोग्राफिक स्टेटस है ये डिफरेंट होता है, टेम्परेचर अलग होता है। तो ये वैक्सीन जैसे अमेरिका में जैसे काम करता है तो ये हमारे राजस्थान के जैसे देहात में भी वैसा ही उसकी सर्वाइबिलिटी है या कुछ उसका जो डिफरेंट होगा? जी जी, थोड़ा इसके बारे में लोग। जी डॉक्टर अनूप, जैसा कि ये कह रहे हैं कि अलग अलग जियोग्राफी के साथ जो तापमान है, टेम्परेचर है, जगह का बदल जाता है, तो ऐसे में क्या वैक्सीन की इफिकेसी के ऊपर कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल, देखिए जो वैक्सीन हम भारत की बात कर रहे हैं, चाहे कोवैक्सीन है, जो कोविशील्ड है, ये दोनों ही ऐसी वैक्सीन है जिनका स्टोरेज कंडीशन बहुत ही फ्रेंडली है। 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पर आप भारत के किसी भी कोने में, चाहे राजस्थान में चले जाएं, किसी और रेगिस्तान में चले जाएं, बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर पे भी आप उसको प्रिजर्व कर सकते हैं नॉर्मल रेफ्रिजरेटर में। तो इसलिए इसकी एफिकेसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप इसको 2 to 8 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर रहे हैं, जो कि आप जानते हैं भारत के सारे वैक्सीन सिस्टम जो भी इस समय चल रहे हैं सभी जगह फैसिलिटी उपलब्ध है, इंक्लूडिंग राजस्थान। तो इसलिए कोई इसमें कोई संशय ना रखें, राजस्थान में भी वैक्सीनेशन ड्राइव चालू हो चुका है और आपकी जो एफिकेसी आएगी राजस्थान में वो भी जैसे वर्ल्ड के दूसरे स्टेट्स में आ रही है, कंट्रीज में आ रही है, वैसी ही आपकी एफिकेसी राजस्थान में भी आ जाएगी। और हमारे पास अगले कॉलर भी राजस्थान से ही अलवर से हैं, रामकृष्ण जी। हेलो रामकृष्ण जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बताइए क्या सवाल है आपका? जी बताइए, आप हमें सुन पा रहे हैं? सर जी मेरा सवाल ये है जी, आपके पीछे जो रेडियो सेट है उसकी आवाज थोड़ी धीमी कर दीजिए और अपना सवाल दोबारा दोहराइए। हाँ जी, ये लो सर। जी 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 बिल्कुल, बताइए, सवाल पूछिए जल्दी से। सर जी मेरा सवाल ये है कि मैं 47 का उम्र का हूँ, लेकिन सर जी मेरा वो रजिस्ट्रेशन मैंने नहीं करवाया है, तो लग जाएगा क्या? ठीक है। क्या आपको कोई बीमारी भी है? नहीं सर, कोई बीमारी नहीं है। जी, डॉक्टर अनूप कह रहे हैं 47 साल की उम्र है लेकिन कोई गंभीर बीमारी नहीं है, तो क्या इनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा? बिल्कुल, देखिए अभी जो भारत सरकार ने सेकंड पे चलाया है वो 45 to 60 के जो एज ग्रुप है जिनको गंभीर बीमारियां हैं उनके लिए चलाया गया है, या 60 के ऊपर कोई भी पेशेंट उसके लिए चलाया गया है। तो अभी आपका नाम जो है उस लिस्ट में नहीं होगा, आप थोड़ा वेट करें। जब ये सेकंड फेज खत्म हो जाएगा उसके बाद भारत सरकार ये ओपन करने वाली है सभी लोगों के लिए, तब आपका नंबर उसमें आ सकता है। जी, और जो लोग बहुत अभी मन बना रहे हैं अपना, जो हमारे बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स हैं, तो डॉक्टर अनूप आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की प्रक्रिया होगी रजिस्ट्रेशन कराना या वॉक इन, किस तरह से वो अपना इसमें हिस्सा ले सकते हैं? बिल्कुल, देखिए भारत सरकार ने इसको बहुत ही अभी यूजर फ्रेंडली बनाया है। उसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन 2 सिस्टम बनाए गए हैं। जो ऑफलाइन सिस्टम है इसमें 2 तरह के ऐप आप यूज कर सकते हैं, आरोग्य ऐप या कोविन 2 ऐप। दोनों पोर्टल पर आप जाके रजिस्टर, बड़ा सिंपल सा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें सिंपल जो क्वेश्चन से पूछते हैं, नाम, आपका एज, आपका एरिया जो है, आधार कार्ड का नंबर, ये सब आपको उसमें फीड करना पड़ता है।
उसके बाद एक OTP आता है, उस OTP को आप जब एंटर कर देते हैं तो आप उसमें रजिस्टर हो जाते हैं फॉर वैक्सीनेशन। ये तो हो गया 6 ईयर्स के ऊपर। अगर आप 45 से 60 के बीच में हैं तो आपको एक प्रिस्क्रिप्शन दिखाना डॉक्टर का कि आपको कोई गंभीर बीमारी है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, तो वो प्रिस्क्रिप्शन अगर आप उसमें अपलोड कर देते हैं तो भी आप उसमें रजिस्टर हो सकते हैं। किसी एरिया में अगर आपके पास इंटरनेट के आपके पास मोबाइल फ्रेंडली आप नहीं है या मोबाइल सेवा नहीं है तो आप किसी भी गवर्नमेंट या अप्रूव प्राइवेट सेंटर में जाके वॉक इन करके अपने वहाँ पर जगह जगह उन्होंने हेल्प डेस्क बनाए हुए हैं, वहाँ पर एक फॉर्म भरने के लिए आपको हेल्पर भी दिए हुए हैं। फॉर्म आप वहाँ भर के और अपना आधार कार्ड ले जाएं और डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन दे जाए अगर 45 से 60 के बीच में है तो वहीं पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, वहीं पर वैक्सीन भी लग जाएगा। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि सरकारी अस्पतालों में ये बिल्कुल फ्री बोला गया है, जैसे आप फर्स्ट को हमारे प्रधानमंत्री जी ने और स्वास्थ्य मंत्री जी ने अनाउंस किया था। और जो प्राइवेट सेंटर्स हैं वहाँ पर भी बहुत ही सब्सिडाइज रेट पर रखा गया है, 250 रुपीज पर डोज, और वहाँ पर आप जाके उसको पे करके करवा सकते हैं। जी। और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस विशेष कार्यक्रम में श्रोताओं के सवालों का जवाब दे रहे हैं वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल के यूरोलॉजी, रोबोटिक्स और रीनल ट्रांसप्लांट विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर अनूप कुमार। और डॉक्टर अनूप, अब हम रुख करते हैं हैदराबाद का, जहां से लखन लाल जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। हेलो लखन जी, नमस्कार। नमस्कार सर। जी लखन जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं। सर हमारा ये सवाल था कि मैं तो 61 इयर्स का हूँ जी, और मेरी मिसेस 58 इयर्स की है सर जी। तो हम लोग दोनों साथ जाके टीका लगवा सकते हैं? जी डॉक्टर अनूप, ये बात तो उन्होंने कही है, वाइफ की एज 58 इयर्स है पर उनकी 60 साल है, क्या दोनों साथ में टीका लगवा सकते हैं? बिल्कुल। आपकी जो वाइफ है इनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कोई लंग डिजीज हो, एस्थमा है, कोई इस तरह की बीमारी अगर उनको है, जैसा हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन साथ देके जाएं तो 40 और 60 की एज ग्रुप में वो आएंगी और उस प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पर उनको टीका लगा सकते हैं। और इन केस उनको कोई बीमारी नहीं है और वो हेल्दी है तो फिर उनको अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जब भारत सरकार ये तीसरे फेज में ओपन करेगी सभी लोगों के लिए तब वो लगा पाएंगे। जी। और डॉक्टर अनूप, आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि थोड़ी सी आपकी आवाज़ बहुत क्लियर नहीं है, अगर आप अपनी पोजीशन को थोड़ा सा चेंज कर सकें ताकि और क्लियर हमारे श्रोताओं को सुनाई देगा। और अभी रहमान जी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ अपने सवाल के साथ जुड़ गए हैं। हेलो रहमान जी, नमस्कार। हेलो सर, नमस्कार जी, बताइए आप मैं डॉक्टर ग्राम धनुपुरा जिला रामपुर से आपका निमित श्रोता अनीस रहमान बात कर रहा हूँ सर आपसे। जी रहमान जी, बताइए। रहमान जी बताइए, क्या सवाल करना चाहते हैं आप? सर मेरा सवाल ये है, इस टाइम पे सर स्कूल चालू हो गए हैं सर, ओपन हो गए हैं जी। और सर इस टाइम पब्लिक बैठ रही है, स्कूल में विद्यालयों में बच्चे बैठ रहे हैं बराबर में, तो सर उनसे क्या कहना चाहते हैं आप? जी डॉक्टर अनूप, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा है कि अब जबकि स्कूल दोबारा से खुल गए हैं और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस दोबारा से विद्यार्थी वापस आ गए हैं, तो ऐसे में स्कूल में जाते समय किस तरह की प्रिकॉशंस रखनी होगी हमें? बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारे बच्चों का सवाल है, चाहे वो स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेजों में जा रहे हैं। तो उनको सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करते आ रहे हैं उनके लिए मस्ट है, उनको मास्क लगाना पड़ेगा और उनको 2 गज की जो दूरी है वो मेंटेन करनी पड़ेगी। और तीसरा, उनको अपने हाथ को समय समय पर साबुन से या सैनिटाइजर से साफ करना पड़ेगा। ये जो प्रिकॉशंस हैं ये डेफिनेटली स्कूल वाले भी ले रहे हैं, चाहे स्कूल अथॉरिटीज हैं चाहे कॉलेज वाले हैं वो भी ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं जो श्रोता सुन रहे हैं उनको भी अनुरोध करना चाहूंगा कि अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए वो भी स्पेशल एक इंटरेस्ट लेके बच्चों को सिखाएं। ऐसे ये तीनों काम आप कर सकते हैं और आप तीनों को ही फॉलो करते हैं तो इसमें कोई एडिड रिस्क नहीं रहेगा, बच्चे अपनी पढ़ाई भी कर सकेंगे और कोरोना से भी बच पाएंगे। जी। और डॉक्टर अनूप, राजस्थान, आंध्र प्रदेश के बाद अब हम रुख करते हैं महाराष्ट्र का, जहां से अरुण जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। अरुण जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर जी। जी बताइए अरुण जी। जी मैं बोलना चाहता हूँ सर जी, आज मैंने पहला डोज लिया हूँ जी दोपहर में 1 बजे और बिल्कुल बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे। सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबने डोज ले बिल्कुल बिंदास। और मैं ये जानना चाहता हूँ जैसे RNA टाइप और DNA टाइप, इसमें सीधी भाषा में क्या फर्क क्या है?
वैक्सीन में। जी सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आज आपने वैक्सीन लगवाई और आपने अपना अनुभव हमारे श्रोताओं के साथ साझा किया, जिससे वो लोग जो अब वैक्सीन लगवाने जाने वाले हैं उन्हें भी अपना निर्णय लेने में बहुत मदद मिलेगी। और डॉक्टर अनूप, जैसा कि ये जानना चाहते हैं कि डीएनए और आरएनए इस तरह की जो वैक्सीन, आरएनए वैक्सीन पर्टिकुलरली, ये क्या है? बिल्कुल, देखिए जो वायरस हमारा कोविड-19 वायरस है, ये आरएनए वायरस है। इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए से बना हुआ है, इसीलिए हम जो वैक्सीन बना रहे हैं वो सारी आरएनए वायरस की आरएनए मटेरियल से ही बनी है। इसमें 2 प्रकार की वैक्सीन हम यूज कर रहे हैं। एक वो जो इनएक्टिवेटेड वायरस है, जैसे कि अब हम यूज कर रहे हैं कोविशील्ड, जिसमें इनएक्टिवेटेड वायरस को यूज किया गया है, और दूसरा है कोवैक्सीन, जिसमें इसी का जो डेड वायरस का वीरियन यूज किया गया है। तो ये दोनों ही आरएनए है, बट ये डेड है। इसके अलावा हम लाइव एमआरएनए भी वैक्सीन यूज करें, जैसे फाइजर है और मॉडर्ना है जो इस समय यूके और यूएसए में यूज हो रही है, उसमें ये लाइव है। इसलिए वो जो वैक्सीन होती है बहुत फ्रेजाइल होती हैं। आप जानते हैं कि एक वैक्सीन को -70 में रखना पड़ता है, दूसरी वैक्सीन को -20 में रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत फ्रेजाइल होता है ये मटेरियल, लाइव होता है, अदरवाइज ये डिकम्पोज हो जाता है। तो इसलिए ये 2 डिफरेंस हैं। बट जो इंडिया में यूज कर रहे हैं वो दोनों जो है इनएक्टिवेटेड वायरस है, एमआरएनए उसका जेनेटिक मटेरियल है, और इसमें जो इम्यूनोजेनिसिटी है, यानी कि सिंपल भाषा में बोले अगर हम वैक्सीन लगाते हैं सेफ भी है और एफिकेसी भी बहुत अच्छी है। 80 to 90% ये आपको प्रोटेक्शन दे रही है, कोरोना वायरस ना हो उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन। जी, और मध्य प्रदेश के बाद अब हम रुख करते हैं राजेश जी का। हेलो राजेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से। हेलो आपको एवं डॉक्टर साहब को मेरा सादर नमस्कार। जी राजेश जी, बहुत बहुत नमस्कार। मैं शहपुर बड़ा, जिला नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश से राजेश नेमा बोल रहा हूँ। और मेरा सवाल ये है जी कि किसी पेशेंट को, यदि कोई कैंसर पेशेंट है और वो कीमोथेरेपी ले रहा है जी, तो क्या उसको वैक्सीन लगाई जा सकती है? जी डॉक्टर अनूप, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगर कोई कैंसर का पेशेंट है, कीमोथेरेपी पे है, तो क्या उसे वैक्सीन लग सकती है? बिल्कुल, देखिए वो पेशेंट जिनको कीमोथेरेपी लग रही है और उनके ब्लड काउंट स्टेबल है, वो बड़े आराम से इस वैक्सीन को जाके लगवा सकते हैं। एक्सेप्ट वो पेशेंट बहुत जो रेयर होता है, जिसमें पेशेंट को सीवियर न्यूट्रोपीनिया हो जाता है, कई बार साइड होता है कीमोथेरेपी का, न्यूट्रोफिल काउंट है वो 2500 से भी कम हो जाता है, तब हम उसको बोलते हैं कि सिग्निफिकेंट न्यूट्रोपीनिया। तो एक ऐसी कंडीशन होती है, मेडिकल कंडीशन, जिसमें पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत डाउन हो जाती है और उसको इन्फेक्शन के रेट बढ़ जाते हैं। तो वैसी कंडीशन को छोड़कर सारे कीमोथेरेपी जो ले रहे हैं सब पेशेंट्स बड़े सेफली जाकर वैक्सीन को लगवा सकते हैं। जी, और अब हम रुख करेंगे उत्तराखंड का, जहां से देहरादून से हमारे साथ विजय जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। विजय जी नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप? मेरा सवाल ये है कि कल बताया गया था जो 45 इयर्स एंड अबव हैं जी, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके वॉक इन करके बिना, अगर वो कोमॉर्बिडिटी नहीं है फिर भी अपना वैक्सीनेशन करा सकते हैं। कृपया इस बारे में डिस्कस करें। जी डॉक्टर अनूप क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए भारत सरकार ने जो घोषणा की है उसके हिसाब से तो 60 इयर्स के ऊपर हैं उनको कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रमाण दिखाने की जरूरत नहीं है किसी बीमारी का। कोई भी पेशेंट जो 60 के उसके ऊपर है वो जाके वैक्सीन लगवा सकता है। लेकिन जो 45 to 60 का जो एज ग्रुप है इसमें अभी उन्होंने उन्हीं लोगों को प्रायोरिटी दी है जिनको कोई पहले से प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, यानी डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, लंग डिजीज है, या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज का स्टेज में है, किडनी फेलियर है, उन पेशेंट्स को उन्होंने प्रायोरिटी दी है 45 to 60 में। तो अभी जो लोग नॉर्मल हैं बिटवीन 45 to 60 को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि भारत सरकार का बिल्कुल स्पष्ट एक प्रिंसिपल है कि पहले जो हाई रिस्क कैटेगरी है उसको लगाया जाए, उसके बाद वो सबके लिए ओपन करने वाले हैं। जी, और इस बीच उत्तर प्रदेश से हमारे साथ गिरधारी लाल जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। गिरधारी लाल जी नमस्कार। नमस्कार साहब जी बताइए गिरधारी लाल जी, क्या सर मैं 70 साल का हूँ जी, और मैं ये मतलब शुगर और बीपी की बीमारी है जी, और मैं दवा खाता हूँ, कंट्रोल रहता है जी, और मुझे सर पेंसिलिन इंजेक्शन से रिएक्शन होता है, तो मेरे लिए जो टीका लगवाना उचित रहेगा या नहीं? जी डॉक्टर अनूप बताइए इसके बारे में। हाँ जी, देखिए जैसे उन्होंने बताया कि इनको पेनिसिलिन से एलर्जी होता है, तो उसमें ये
जरूरी है कि एलर्जी किस प्रकार का होता है। एलर्जी एक होता है बहुत सीवियर एलर्जी, इसको हम एनाफिलेक्सिस होते हैं कि टीका लगाया या इंजेक्शन लगाया तो सडनली पेशेंट को शॉक में चला गया, हाइपोटेंशन हो गया। वो पेशेंट्स को अभी हम ये वैक्सीन नहीं लगा रहे, जिनको एनाफिलेक्सिस होता है। बट किसी पर माइल्ड एलर्जी है, सपोज इंजेक्शन लगाने के बाद थोड़े रैशेज हो गए या फीवर हो गया, वो पेशेंट्स आराम से जाके वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो आप जो आपको रिएक्शन होता है इसको और ढंग से हमें समझना पड़ेगा कि अगर एनाफिलेक्सिस यानी बहुत आप बेहोश हो जाते हैं, शॉक में चले जाते हैं, तब तो आपको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए इस वैक्सीन को, अदरवाइज आप जाके इस वैक्सीन को लगवा सकते हैं। जी, हमने राजस्थान में बात की, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश और अब दिल्ली से ब्रह्मदत्त जी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस कार्यक्रम में। ब्रह्मदत्त जी नमस्कार। जी सर जी प्रणाम। जी प्रणाम, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? डॉक्टर साहब प्रणाम। डॉक्टर साहब हम ये जानना चाहते हैं जो टीका लगाते हैं वो असर कितने समय बाद दिखाना प्रारंभ कर देता है, चाहे वो टीका नकारात्मक प्रभाव दिखाए चाहे सकारात्मक। और दूसरा सर जी, जो टीका लगाया जा रहा है सुना गया कि वो आपातकालीन अनुमति के उपरांत दिया गया है हमें, तो ये क्या इतना विश्वसनीय भरोसेमंद है सर टीका के जल्दी में दिया बना टीका और हम इस पे बिलीव कर लें? सर कृपया बताएं, धन्यवाद। जी डॉक्टर अनूप, पहला सवाल इन्होंने पूछा है कि एक बार टीका लगवाने के बाद कितने दिनों में हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, इसका जवाब दें। बिल्कुल, देखिए जब हम पहला डोज लगवाते हैं उसके बाद सेकंड डोज हमारा लगता है 4 हफ्ते के बाद। उस सेकंड डोज के भी 2 हफ्ते के बाद हमारी इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि एक डोज लगने से कुछ इम्यूनिटी डेवलप होगी, बट वो इस लेवल पे नहीं जाएगी जो हमें पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर सके। इसलिए दूसरा टीका जरूर लगाना है 4 हफ्ते के बाद, और उसके भी 2 हफ्ते के बाद हमारी इम्यूनिटी उस लेवल तक पहुंचेगी कि हम प्रोडक्शन मिल जाए। इसलिए मेरा अगेन श्रोताओं को एक अनुरोध है कि वैक्सीन से पहले भी, वैक्सीन के दौरान भी और वैक्सीन के बाद भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कंटिन्यू रखना बहुत जरूरी है। यानी मास्क लगा के रखिए, हाथ साफ करते रहिए और 2 गज की दूरी बरतते रहिए। तो ये तो बहुत जरूरी है कि पहले इस प्रश्न का उत्तर। जी, और इन्होंने बात की है इमरजेंसी अप्रूवल की वैक्सीन की, तो ये क्लियर करना चाहते हैं कि इमरजेंसी अप्रूवल का क्या मतलब है, क्या वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है? देखिए, नॉर्मलता जब हम किसी वैक्सीन को डेवलप करते हैं तो उसमें हमें कई साल लग जाते हैं, और उसको फिर हम जब लॉन्च करते हैं तो एक नॉर्मल उसको नॉन इमरजेंसी यूज के लिए, नॉर्मल यूज के लिए लॉन्च करते हैं। बट ये क्योंकि एक तरह की महामारी पूरे विश्व में फैली हुई थी, इसलिए इसको इमरजेंसी यूज बोलते हैं। यानी कि हमने ये नहीं है कि इसमें हमने सारे ट्रायल्स नहीं किए, ट्रायल्स सारे हुए हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, तीनों के तीनों ट्रायल्स को जब हम पूरा तरह एनालाइज कर लेते हैं और ये पूरी तरह से पक्का कर लेते हैं कि ये वैक्सीन ह्यूमंस में हम दे सकते हैं, सेफ भी रहेगा और एफिकेसी भी रहेगा, तभी हम इसको लॉन्च करते हैं। इमरजेंसी यूज का सिर्फ मतलब ये होता है कि हमने इसको इन व्यू ऑफ द कोविड महामारी इसको हमने लॉन्च किया है। और इसके डेफिनेटली अब आप देख सकते हैं कि इंडिया में ही करीबन 1 करोड़ 10 लाख से ऊपर लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। तो इतना बड़ा डाटा हमारे सामने है, तो इसलिए अब तो इसमें कोई संशय है ही नहीं कि दोनों ही वैक्सीन सेफ भी है और एफिकेशियस ही है। इसलिए आप अपने मन में कोई दुविधा ना रखें। अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद स्वयं आके ये वैक्सीन लगाई है, और इसके बाद अब सभी तरह के रूमर से पूर्ण विराम लग जाना चाहिए और आप आगे आके वैक्सीन को लगवाएं। और अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर अनूप, आप इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, आपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर अनूप ने आपको कोरोना से बचने के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं और वैक्सीन से जुड़ी जो बातें बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए। वरिष्ठ नागरिकों और 45 साल से अधिक उम्र के गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को टीके लगाने का कार्यक्रम शुरू हो गया है। आप टीकाकरण जरूर कराएं। कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है, इसलिए आप बाहर निकलते समय मास्क लगाइए, हैंड हाइजीन के साथ सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, क्योंकि बचाव और सावधानी ही कोरोना का इलाज है। आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे
सफदरजंग अस्पताल में यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर अनूप कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।